जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 है। ये आपका आर्मी जीडी और आर्मी क्लर्क के लिए है। मॉक टेस्ट 1 और 2 मैं डाल चुका हूँ, एक कल और एक परसों। मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका मंडे आएगा, यानी कल आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं आएगा, ना परसों आएगा, अब नेक्स्ट आएगा मंडे। चलिए, ये आपका आज का है होमवर्क। आपको आज मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, नेचुरल नंबर का एवरेज। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत यानी इवन नंबर्स का। प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत यानी के ओड नंबर्स का। यह आपका कल का होमवर्क था। 1 से 100 तक की संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, कितनी होती है? 25। और इनको प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो कितनी होती है? 1 से 50 तक होती है 15 और 1 से 100 तक होती है 25। ये क्वेश्चन अब की बार सीजीएल मेंस में आया था कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 फैक्टर होते हैं, केवल 3 फैक्टर। ऐसी संख्याएं होती है आपका प्राइम नंबर का क्यूब। प्राइम नंबर का क्यूब यानी 2 का क्यूब, प्राइम नंबर का क्यूब 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 7 का, सॉरी, प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और एक होगा 5 का स्क्वायर और एक 7। 9 प्राइम नंबर नहीं होता, अभाज्य संख्या नहीं होती। 9 को छोड़ दो तो कितनी संख्याएं है? 4। तो टोटल 4 संख्याएं है, 4। ठीक है, चलो आज का सेट ये रहा। पहला, इकाई का अंक पूछा। इसमें कभी भी इकाई का अंक पूछे तो पावर को 4 से काटो और जो बचे वो नई पावर बना दो। जैसे 95 को 4 से काटो, ये डायरेक्ट काट लेना आप, लेकिन मैं काट के दिखा देता हूँ। 4 दूनी 8, 1 उतारा 5, 4 तिये 12, बचा कितना? 3। तो नई पावर होगी 7 की पावर 3। 58 को भी 4 से काटो, 56 तक कटेगा, 2 बचेगा। काट के दिखा देता हूँ। 4 एकम 4, 1 और 8, 4 चौक 16, बचा 2। तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 2। अब 7 की पावर 3 होता है 343 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 343 में से 9 को घटाओ, 334। तो इकाई अंक आया 4। क्योंकि इकाई अंक आपको अंतिम अंक बताना था, तो अंतिम अंक आया 4। रूल याद रखना, पावर को 4 से काटेंगे, जो भी रिमाइंडर शेष फल आया उसको नई पावर बना के रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 25, 40, 75 से भाग देने पर हमेशा 8 बचे। देखो भाई, अगर मैं 40 से भाग दूंगा तो लास्ट में 8 होना चाहिए, तभी 8 बचेगा। क्योंकि 40 से 0 तक कटेगा तो लास्ट में 8 होना चाहिए, तो 3 बचे। 25 से अगर मैं भाग देता हूँ, 25 से वही नंबर कटेगा जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कट रहे हो। 5 से वो नंबर कटता है जिसका आखिरी अंक 5 से कटे। 25 से वो नंबर कटता है जिसके आखिरी 2 अंक 25 से कटे। लेकिन मुझे तो 8 चाहिए, ठीक है। तो 25 से ये कटेगा, ये है 08। तो 08 का मतलब है कि 25 से कट के 8 ही देगा। ये भी 25 से कट के 8 देगा, ये गलत। ये 25 से कट के 8 नहीं दे रहा है, 13 दे रहा है, तो ये भी गलत हुआ। बचे 2। 75 में 3 मौजूद है, 3। 75 में भी 15 में भी 3 मौजूद है। तो इसका मतलब है मेरा नंबर 3 से कट के भी क्या दे? 8 दे। अगर मैं 3 से काटू 9 कटेगा, 6 कटेगा, तो बचा 8। 8 को मत काटना क्योंकि 8 तो चाहिए ना। अब इसको देखो, 9 तो कट गया 3 से, 8 और 8 16। अगर मैं इसको काटता हूं तो 8 नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कटता, अगर ये पूरा कट जाए, ये पूरा कट जाए तो 8 बचेगा। लेकिन 9 और 8 3 से पूरा कटता ही नहीं, तो 8 नहीं बचेगा। तो आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलो ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है? कभी भी ये क्वेश्चन आए तो देखो, बदलाव किस में हुआ है? बदलाव पानी में हुआ है। बदलाव पानी में हुआ है क्योंकि पानी वहां से सूख गया। जो पल्प है, पल्प में बदलाव नहीं होता। तो इसका सीधा फॉर्मूला याद रखना, ताजे फल का पल्प, ताजे फल में, ताजे फल में पल्प प्रतिशत, पल्प प्रतिशत। पल्प यानी गूदा, जो उसका गूदा होता है वो पल्प प्रतिशत। और सूखे फल में, सूखे फल में, सूखे फल में पल्प प्रतिशत। सीधा आंसर आ जाएगा।
तो पानी चेंज हो रहा है, पानी बदल रहा है, ताजे में ज्यादा था, सूखे में कम है, लेकिन पल्प में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ताजा फल कितने किलो का था? 100 किलो का। और उसमें पल्प, ताजे में 68% पानी था, तो 32% बचा पल्प। सूखा, अब सूखा फल तो मुझे पता नहीं कितना है, तो सूखा फल पता नहीं, लेकिन जब फल सूख गया तो 20% उसमें पानी रह गया। अगर 20% पानी है तो 80% उसमें पल्प है। हो गया। अब इसको काटो, परसेंट से परसेंट गया, 8 चौका 16 दूनी कर लो, 16 दूनी और 16 पंजे, और 5 से ये काटा 20, तो सूखा फल आया, सूखा फल आया कितना? 40 किलो। कितना? 40 किलो। तो ये तरीका अच्छे से देख लेना, ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% ज्यादा कर देता है, यानी क्रय मूल्य 100 मान लो, 100, 50% ज्यादा कर देता है। अगर 50% बढ़ा देता है तो कितना हो गया? 150 हो गया। ठीक है, ये सीपी था, तो 50% बढ़ा दिया 150। D% की छूट देता है और इसके बाद 20% के लाभ पे बेच देता है। देखो, छूट दी D% की, तो D% की छूट दी, 20% लाभ पे बेचा। अगर 20% लाभ पे बेचा तो लाभ होता है इस मूल्य पे, क्रय मूल्य पे, तो लाभ कितना है? 20% है, तो 100 का सामान, 20% लाभ, तो 120 में बेच दिया, बेच दिया। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक छूट कितनी बनी? ये छूट बताओ, ये छूट कितनी बनी? 150 से 120, 30 की छूट बनी। किसकी? 30 की। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा? तो छूट दी 30 की। अच्छा, कितने पे? 150 पे, क्योंकि जो 30 की छूट मिली है इसमें से कटी है, यहां से ये घटी है, तो 150 पे 30 की छूट है, परसेंट वैल्यू निकाल लो। जब निकालोगे तो 30 पंजे और 5 से इसको काटोगे तो कितना आया? 20%, तो छूट आ गई 20। क्या यही पूछा है? नहीं। यदि उसने 2D% की छूट दी होती तो उसका शुद्ध लाभ क्या होता? वो कहता है अगर छूट जो है वो 2D% होता। अब मुझे बताओ, अगर छूट 2D देता तो यहां से 2D% कितना आएगा? 20 दूनी 40%। तो कहता है अगर छूट 40 की देता, देखो छूट तो यहां दी थी, तो अगर यहां पे वो छूट देता 40% की, तो 15 चौका 60, क्योंकि 150 का है तो 15 चौका 60, तो 60 की छूट हो जाती तो 90 में बेचता। कितने में? 90 में बेचता। अगर वो 90 में बेचता तो उसको क्या होता? उसको लॉस होता, तो अब उसको 10% का लॉस होता, 10% का लॉस, हानि, क्योंकि 100 का सामान अब 90 में बेच रहा है तो उसको 10% की हानि होती। तो एक बार और देखना इसको ध्यान से। नेक्स्ट, ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.33 निवेश करता है, यानी कि 1/3, तो कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा वो यूज करता है। बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, बची हुई का 25% होता है 1/4, तो 25% है 1/4। और शेष पूंजी को निवेश करता है और उनको कुल लाभ होता है 1,62,000, तो सी का हिस्सा। देखो भाई, जो लाभ मिलेगा वो उन्होंने जो पैसा लगाया और जितने समय के लिए लगाया, समय यहां मेंशन नहीं किया, तो समय सबका 1-1 साल मान लेंगे, तो समय से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो पैसा लगाया उसी के अनुसार हम चीजों को बांटेंगे। तो आप एक काम करो, यहाँ पे पहले उसने 1/3 लगा दिया, फिर जो बचे हुए का उसने 25% लगाया। तो तुम पूंजी को कुछ ऐसा मान लो जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, 3 और 4 का एलसीएम हुआ 12, तो आप पूंजी को मान लो 12। ठीक है, अब अगर आप पूंजी को 12 मानेंगे तो 1/3, ठीक है, तो पूंजी कितनी मानी? 12, तो माना पूंजी 12 मान लो, तो पूंजी कितनी मानी? पूंजी तुमने मानी 12। अगर पूंजी 12 मानी तो 1/3 तो इसने लगा दिया, तो यानी कि 4 तो इसने लगा दिया। बची हुई का 4 तो गया, तो बची कितनी? 8, तो बची हुई का 1/4, तो बची हुई थी 8, 8 का 1/4 2 इसने लगा दिया, और बची कितनी? 4 और 2 6, तो 6 और बची, 12 थी ना, तो सी ने कितना लगा दिया? 6 इसने लगा दिया, यानी 2 1 3। ध्यान से देखो, पूंजी मैंने 4 और 3 का एलसीएम 12 मानी, तो 1/3 टोटल का यानी 4 रुपए इसने लगाए, बचे कितने? 8 रुपए बचे, 8 का 1/4 इसने लगाया, बचा कितना? 4 और 2 6 बचे, 6 इसने लगाए, ये रेशो आया।
सी का हिस्सा। सी को कितना मिला 3, कितने में से 2, 3, 6। तो सी को कितना मिला 3, तो सी को 3 मिलता है 6 में से, तो 6 पे 3 मिलता है, 6 पे 3, तो 1,62,000 में से कितना मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, मेरे पास धनराशि तीनों का लाभ है। अगर मेरे पास तीनों का लाभ है तो यहाँ बटे में तीनों का रेशो आएगा। तीनों का लाभ है तो तीनों के रेशो का योग आएगा। तो मैंने यहाँ तीनों के रेशो का योग रखा 6 गुणा में टोटल, ठीक। और ये आया 2, और 2 से ये काटोगे तो 81,000 आएगा, 81,000। नेक्स्ट, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। देखो 8 आदमी का औसत 2.5 किलो बढ़ता है। देखो औसत का मतलब क्या होता है, औसत बढ़ने का मतलब होता है हर एक का हिस्सा 2.5 बढ़ जाता है। 8 लोग हैं, अगर हर एक का हिस्सा 2.5 बढ़ जाता है तो टोटल कितना बढ़ा, 20 किलो बढ़ा। अब ये चेक करो, ये अचानक से 20 किलो बढ़ा क्यों, ये 20 किलो अचानक से ग्रुप में बढ़ा क्यों, ये चेक करो क्यों बढ़ा। 56 किलो वजन वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया आया, तो जो नए व्यक्ति का वजन होगा वो 56 + 20 होगा, 56 + 20। क्यों, क्योंकि देखो 56 किलो वाले के स्थान पे नया आया, तो ऑब्वियसली वो 56 किलो का तो था ही, उसके आने से टोटल 20 किलो बढ़ा। इसका मतलब है वो ज्यादा मजबूत था जाने वाले से, तो जाने वाले से 20 किलो ज्यादा था वो, तो कितना हुआ 76। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई राशि 1 साल में 6076 और 4 साल में इतनी हो जाती है। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें धन है, इसमें अगर मैं देखूं एक तो धन है और एक साल का ब्याज है, 1 साल का, और इसमें क्या है, धन है और 4 साल का ब्याज। मुझे एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज जुड़ के 6076 हुआ, जबकि 4 साल का जुड़ के इतना हुआ, तो 3 साल का ब्याज बढ़ा इस दौरान, यहां से यहां तक आने में 3 साल का ब्याज ही तो बढ़ा। तो ये जो धनराशि बढ़ी ऊपर की, 3 साल का ब्याज बढ़ा। अब इनका अंतर निकालो, 4 में से 6 गया, 4 यानी 14, 14 में से 6 गया तो कितना 8, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ये बचा 4, 4 में से 0 गया तो कितना हुआ 4 ही हुआ, और साथ में 6 1, तो 1428। तो ये क्या हुआ, ये SI हुआ 3 इयर्स का। आपको होंगे सर कैसे, समझ नहीं आया। भाई धन और 1 साल का ब्याज है ये, और धन और 4 साल का ब्याज है ये, तो यहां था 1 साल का ब्याज है, यहाँ है 4 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज हुआ ना जो एक्स्ट्रा बढ़ा। अब 1 साल का ब्याज देख लो क्या होगा, 1 साल का ब्याज काटो 3 से, 3 चौका 12, 2 और 2 3 सत्ते 3 छिका, 1 साल का ब्याज। अब इसमें से क्या करो, अगर तुम्हें धन निकालना है, अगर तुम्हें धन निकालना है धन, तो 1 साल का ब्याज हटा दो, 1 साल का ब्याज ये रहा 476, तो 476, 76 1 गया तो बचा कितना 5600। लेकिन इसने, अच्छा चलो ठीक है ये बचा 5600, लेकिन इसने धन नहीं पूछा, इसने पूछा रेट। तो रेट क्या होगी, रेट परसेंट, रेट होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल यानी मूलधन, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, परसेंट में चाहिए ना, तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, 0 तो ये कटी, 56 से काटो, 6 छंग 36, 6 बार कट सकता है, चेक करो, 6 पंजे 30 नहीं जी, तो 56 से 6 बार में तो नहीं कटा, पॉइंट में आएगा कोई बात नहीं। 4 से काटो, 4 एकम और 76 कटेगा 19 बार, 4 से काटो 14, और 14 से जब काटोगे 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 112 के बाद कितना बचा 7 और उतारी 0, तो 14 पंजे, तो 8.5। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखना, सारे क्वेश्चन अच्छे ही लिए है, अच्छे से करोगे तो एग्जाम में बहुत बेहतरीन स्कोर करके आओगे। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। देखो एक भरता है 24 मिनट में और एक भरता है 32 मिनट में, तो एलसीएम ले लो इनका, 24 32, 32 दूनी 64 नहीं कटता, 32 तिया 96, तो 96 ऐसा है दोनों से कटता है, तो ये तो मान लो टैंक, टैंक मान लिया 96 लीटर का, और ये हुआ टाइम समय। अब यहां से एफिशिएंसी निकाल लो, भरने वाले 24 चौका, पहला टैंक आएगा 4 एफिशिएंसी का और ये आएगा 3 एफिशिएंसी का, यानी ये प्रति मिनट 4 भरेगा, ये प्रति मिनट 3। दोनों पाइप एक साथ खोले गए, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। बंद किसको किया, पाइप बी को, टंकी भरी 18 मिनट में, यानी ए 18 मिनट पूरा खुला रहा, तो ए 18 मिनट पूरा खुला रहा तो कितना भर दिया
72 लीटर भर दिया। 72 लीटर, टैंक को तुमने 96 लीटर का माना था, 72 लीटर भर दिया। अब बचा कौन भरेगा? तो 96 माइनस 72 बचा 24 लीटर बी ने भरा है। बी ने भरा है क्योंकि ए का तो पूरा समय आ गया, तो कौन था और वहां बी था, तो बी ने भरा है। तो बी ने कितने समय में भरा है? ये वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है 24 लीटर, एफिशिएंसी है 3, तो कितने में भरा है? ये 8 मिनट में। तो बी ने ये 8 मिनट में भरा है। इसका मतलब ये है बी को 8 मिनट बाद बंद किया गया है, क्योंकि 8 मिनट में भरा, उसके बाद ये बंद हो गया, तो 8 मिनट बाद बंद किया गया है। नेक्स्ट, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 3 की स्पीड से चल रहे आदमी को 10 सेकंड में पार करती है ट्रेन की स्पीड। देखो क्रॉसिंग टाइम क्या होता है। अगर आदमी को क्रॉस कर रही है तो लेंथ आती है ट्रेन की, और अगर आदमी चल रहा है और दिशा कौन सी है? विपरीत दिशा है, तो स्पीड ट्रेन की भी आएगी और प्लस स्पीड आदमी यानी मैन आदमी की भी आएगी। ये फॉर्मूला होता है। तो 10 सेकंड में क्रॉस किया, लेंथ ऑफ ट्रेन है 240 मीटर। देखो ये है सेकंड में और ये मीटर में, ये मीटर में और समय है सेकंड में, तो इसको भी तुम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेना। अब ट्रेन की स्पीड मुझे पता नहीं, x मान लो, आदमी की स्पीड है 3, अब इसमें करो 5/18। क्यों? ट्रेन की स्पीड मैं मानूंगा x किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की 3, विपरीत दिशा है तो प्लस हुआ, 5/18 की गुणा करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, 0 से तो 0 कट गई, 18 गया ऊपर, 18 गया ऊपर, ये आ गया इधर 5x + 15 और 18 गया ऊपर। अब 18 की गुणा ही कर लो, 18 चौका 72, 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 7 43, 15 गया उधर, 15 उधर गया तो 417 और बट्टे आया 5, 5 अट्ठे 40, 1 और 7 5 दिया 83 पॉइंट समथिंग, एक ही आंसर है। ये भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है। x² - 5x + x = 0, इसका मान बताना है। पहले इसको देखो, x² - 5x + 1 = 0। ये एक काम करो, आप इसमें ध्यान से एक चीज देखो, अगर मैं इसको x से भाग दे दूं दोनों साइड को, तो ये होगा x - 5 + 1/x बराबर, ये तो 0 ही रहेगा। और अगर मैं x और 1/x को इधर ही रख लो और 5 को भेज दो उधर, ये बना। अब मेरा जो क्वेश्चन है, x⁴ + x⁴ + x² + 1 और बटे है x³। अगर मैं अलग अलग भाग दूं तो 3 पावर कटी बची 3, 3 पावर यहां कटी बची 1, और यहां 2 कट गई तो 1/x बचा, और यहां 1/x³ बचा। अब अगर मैं पहले वाले को लास्ट वाले के साथ रख लूं और बीच वालों को एक साथ रख लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में बताया था, अगर x + 1/x को मैं k मानूं, k फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगर ये k है तो क्यूब वाले का मान होता है k³ - 3k, प्लस वाले का मान -3k, और ये आ जाएगा यहाँ +k। अच्छा, k कौन है यहाँ? इसको मैंने 5 को क्या माना है? k माना है। तो सीधे फॉर्मूले फर्स्ट सेट में बताए थे। तो 5 का क्यूब -3 × 5 और +5, 125 और 5 130, 130 में से 15 गया 115। नेक्स्ट, O यहां पे क्या है? केंद्र O वाला एक वर्त है, चलो बना लो केंद्र O। तो ये हो गया केंद्र O, ठीक है। वो कहता है परिधि पर बिंदु AB और C इस प्रकार है कि एक चाप AMC वर्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, जहां B लघु चाप पर स्थित है। देखो चाप बनेगा और B है लघु चाप पर, उन्होंने कहा ABC इस प्रकार है और B को उसने लघु चाप पे। एक काम करो, तो तुम्हें एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। जीवा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया है, ये जीवा AB ले लो, AB और बिंदु P तक बढ़ाया, ये हो गया। उन्होंने कहा है कि B लघु चाप पर, लघु यानी छोटा, जहां B लघु चाप पर स्थित है, तो B छोटे चाप पे उसने लिया है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, तुम इसको और छोटा कर सकते हो, ये कर सकते हो AB को ऐसे, ठीक है, जिससे कि ये और छोटा हो जाए, ये A और ये जीवा B है B और ये हुआ P, AB, ठीक है। अच्छा जी, अब ऊपर देखो, उसने कहा है
ए बी और सी इस प्रकार है कि एक चाप ए एम सी वृत्त के केंद्र पर। अब ए बी सी लेने थे, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, ठीक है, और एक मुझे सी भी लेना है बिंदु। चलो सी को भी छोड़ते हैं क्योंकि ये भी परिधि पर है कि एक चाप ए एम सी वृत्त के केंद्र पर। अब उसने कहा है जो ए एम सी है वो वृत्त के केंद्र पर। अब यहाँ पे एम का इसने जिक्र किया है, ठीक है, अब एम भी मुझे बनाना पड़ेगा और सी भी मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक। तो कहां पे हम एम बनाए, क्योंकि उसने लिया ए एम सी, तो सी मुझे लेना है और फिर उसके बाद मुझे एम भी लेना है। तो मैं ले लेता हूं, चलो सी ले लेता हूं यहां, या चारों बिंदु ही दिखा दो तुम एक बार, चारों बिंदु दिखा दो। उन्हें क्या क्या दिया है, ए बी सी इस प्रकार है, ए बी सी उसने लिए है और साथ में हमें एम भी लेना है। ए एम सी वृत्त के केंद्र पर बनाता है, ठीक। तो ये बना दो ए एम सी, तो ये ले लो ए, ये ले लो बी और ये ले लो तुम सी, ठीक है, ये सी, एक एम भी लेना है, एम। तो साथ में उसने कहा ए एम सी, ए एम सी यहां पे बनाता है, तो एम को तुम यहां ले लो, ए एम सी जो है, हाँ एम को ले लो यहां पे, ए एम सी, ठीक है। ये हो गया, चाप ए एम सी वृत्त के केंद्र पे बनाता है। अब ये वृत्त के केंद्र पे जो एंगल बनाता है, सी को थोड़ा सा और ऊपर ले लो, इसमें पूरा का पूरा जो खेल है वो इसी चीज का है, बस सी को और ये ले लो एम को, ठीक है। तो ये हुआ ए एम और ये हुआ सी, सारे मिल गए। और उसने कहा जो ए एम सी चाप है, ए एम सी चाप तो ये हुआ, ए एम सी जो चाप है वो वृत्त के केंद्र पर एंगल बनाता है, वृत्त के केंद्र पर नहीं जी, आप दोबारा ही ले लो इसको, ए एम सी बना लो पहले, ठीक, ये बना लिया ए एम सी और ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये बना लो, ठीक है। ए एम सी वृत्त के केंद्र पर 132 का बनाता है, ये बना दिया 132, ए एम सी भी बन गया, ठीक है जी। और उनका है जहां बी लघु चाप पर, अब उसने बी को भी लघु चाप पे लिया है। अब दिक्कत ये फंस जाएगी, अगर बी को लघु चाप पे लिया है तो नीचे बी लेना है, फिर फंस गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एम को फिर आप ऊपर लो, एम को यहां लो और ये लघु चाप पे लेना है तो ये लघु चाप पे ले लो बी, ये हो गया। तो ए एम सी वृत्त के केंद्र पर बनाता है, ए एम सी। अब ए एम सी ने जो वृत्त के केंद्र पर बनाया है वो एंगल बनाया है कितने डिग्री का, 132 डिग्री का, ठीक है। जीवा ए बी को एक बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, और उसने साथ में ये भी कहा है कि जीवा ए बी को पी तक बढ़ाया है, ए बी को पी तक बढ़ाया है, चलो जी पी तक भी बढ़ा दिया। और सी बी पी, अब उसने सी बी पी ये पूछा है कि ये सी बी पी कितना है, ये पूछा है सी बी पी, ठीक है। अब मुझे बस एक बात बताओ, अगर मैं इनको भी मिला दूं यहां पे, ये मिल गए, तो ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज, ए बी सी एम एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और चाप ए एम सी वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बना रहा था, ए एम सी। अब ए एम सी तो है ऊपर, अब ए एम सी से अगर मैं 132 बनाऊं तो कुछ और तो नहीं, फिर तो यही बनेगा ये, ठीक है, ए एम सी तो यही बनेगा, ठीक। तो ए एम सी 132 बना रहा है तो ये बार का हुआ ए एम सी, तो ए एम सी बार का ये 132, ये हुआ। अब अगर ये 132 बना रहा होगा तो अंदर वाला कितना बना रहा है, अंदर वाला पूरा 360 हुआ, तो 360 में से घट के बनेगा, ठीक है। तो 132 अगर ये है तो आपका यहां पर जो एंगल बनेगा अंदर वाला एंगल वो बनेगा 360 माइनस 132, ठीक। लेकिन ये फिर स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगी, तो आप एक काम करो, इसमें ए एम सी जो उसने दिया है ये 132 यहां पे दिया 132 और इसका आधा लो तो ये हो जाएगा 66, क्यों, क्योंकि सेंटर पे जो कोण बना है उसका आधा बनता है यहां पे 66, और ये 66 है तो ये भी 66 हो जाएगा फिर, क्यों, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य है, तो चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण होता है विपरीत अंत्य कोण के बराबर होता है, तो थीटा भी क्या होगा 66। अच्छा क्वेश्चन था भाई, डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये बना लो। अब देखो सेंटर जो होगा वो यहां कहीं होगा, यहां। अब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो ये जो हिस्सा है ये है 12,
क्योंकि ये रेडियस हो गई 12। अब ध्यान से सुनना, ये जो नीचे का हिस्सा होगा ना, ये होगा 4। ये 4 क्यों होगा वो सुनो, क्योंकि ये जो यहाँ पे सेंटर है ना, सेंटर इस समबाहु को 2-1 में बांटेगा, 2-1 में, 2:1 में। ऊपर का 12 है तो ये 6 होगा 2-1 में, 2-1 में। ये 12 है तो ये 6 होगा 2-1। तो ये रूल याद रखना कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो जो सेंटर है ये 2-1 में बांटता है, 2 हिस्से ऊपर 1 हिस्सा नीचे। आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे उसने कहा जो त्रिभुज द्वारा ढका नहीं है, यानी कि ये वाला एरिया बताना, ये वाला। तो तुम क्या करो, पूरे सर्कल के एरिया में से घटाओ πr² माइनस √3/4a²। ये घटाना है। पाई आर कितना है इसमें, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। तो 144 पाई तो आएगा ही आएगा। और √3/4। अब यहां पे कितना आया ए, मेरे पास हाइट है मेरे पास 18। हाइट होती है √3/2a, ये हाइट होती है। हाइट का फॉर्मूला है √3/2 गुना भुजा। अब जब इसको काटोगे √3 से, ये होगा 6 गुना 3, 6 गुना 3, लेकिन गुना 3 √3 बचेगा, तो ए आया 12√3, ये आया। तो यहां रखो 12√3 गुणा 12√3, 4 से कटा 3 बार। अब ये बना यहां पे 12 तिया 36 और 36 तिया 1, क्योंकि ये बना 36 तिया, तो 36 तिया 108√3, 108√3। तो 144 पाई माइनस 108√3। ठीक है। एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। देखो समलंब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म अगर नीचे समकोण त्रिभुज है तो पूरा उसी शेप में ऊपर जाएगा, यानी त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज, उसके ऊपर त्रिभुज, ऐसे इसी शेप में जाएगा। ठीक, जिसकी भुजाएं दे दी 5, 12, 13। प्रिज्म का आयतन दिया, देखो प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, याद रखना। और जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा वो क्या होता है, वो होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ये याद रखने हैं। तो आयतन कितना दिया है 450, आधार का क्षेत्रफल हाफ, समकोण त्रिभुज है तो लंब गुना आधार, लंब 5 और आधार 12, 13 छोड़ देना क्योंकि ये तो कर्ण है, और ऊंचाई पता नहीं, तो 2 से कटा कितना 6, 6 पंजे 30, और 30 से कटा ये 15, ऊंचाई आई 15, आ गई ऊंचाई। अब यहां रखो आधार का परिमाप, परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, 5 + 12 + 13 गुना ऊंचाई, ऊंचाई है 15 प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल अभी निकाला था, यहां देखो 2 से कटा था 6, 30, तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल यानी 30 आया। ठीक, या लिख लो 1/2 गुना 5 गुना 12, तो ये कितना बना 13, 12, 25, 30, 30 गुना 15 450, 2 से 2 कटा 60, 510 आंसर। तो तीनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन डाले मैंने जानबूझ के, ठीक है, ध्यान से करना इनको। अब इजी है आगे, tan थीटा प्लस कोट थीटा दिया है 5 और tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर पूछा है। देखो ध्यान से, अगर तुम इसका स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, यहां बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर 25, और tan और कोट आपस में कट जाते हैं और 2 उधर गया, ये 2 उधर गया, तो बचा 23 आंसर, तो बचा 23। नेक्स्ट, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला। देखो सिक्कों को उछाला, अगर एक सिक्का उछालेगा तो टोटल केस बनेंगे 2, अगर 2 बार उछालेगा टोटल केस 4, अगर 3 बार उछालेगा टोटल केस 8, ये तो है टोटल केस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बटे में तो कुल केस, कुल केस,
टोटल आउटकम यानी कुल केस जो भी संभव है, और ऊपर आया जो चाहिए, जो चाहिए वे केस, जो चाहिए वे केस। ये सीधी देसी भाषा में फॉर्मूला है। तो कुल केस तो कितने हुए 8, जो चाहिए वो कहता है अधिकतम 2 हेड आने हैं, अधिकतम 2 हेड, अधिकतम 2 हेड आने हैं। अगर अधिकतम 2 हेड आने हैं तो मुझे बताइए अधिकतम 2 हेड आने हैं यानी एक हेड भी, 0 हेड भी चलेगा और एक हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा, ठीक, क्योंकि उसने कहा है अधिकतम मुझे 2 हेड चाहिए यानी 0 हेड भी, 2 हेड चाहिए अधिकतम, 2 से ज्यादा हेड नहीं आने चाहिए। तो अधिकतम 2 हेड आने में कौन कौन चलेगा, एक हेड भी चलेगा और 2 हेड भी चलेगा। अब अगर एक हेड भी चलेगा और 2 हेड भी चलेगा, केस कितने बनेंगे भाई, 3 सिक्कों को उसने एक साथ उछाला, 8 केस बने, ठीक है, 2 की पावर 3, 8 केस बने, ठीक। तो उसने कहा है या तो क्या होगा, एक 0 हेड भी चलेगा, एक हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा, 3 हेड नहीं आने चाहिए, मतलब 3 हेड। तो तुम एक काम करो, टोटल केस कितने थे 8, ठीक है, टोटल केस 8, या चलो साधारण शब्दों में समझाता हूं। अधिकतम 2 हेड आने हैं, 0 हेड भी चलेगा, 0 हेड वाले सारे केस चलेंगे, एक हेड वाले सारे केस चलेंगे, 2 हेड वाले सारे केस चलेंगे, 3 हेड वाला छोड़ दो बस, और 3 हेड आने का एक ही केस होता है, बस उसको छोड़ दो। तो 8 तो बचे 7, तो 3 हेड वाला केस छोड़ दो, 0 हेड भी चलेगा यानी टेल टेल टेल, एक हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेंगे, तीनों हेड नहीं आने चाहिए, और तीनों हेड एक ही केस में आ सकते हैं, तीनों पे हेड हेड आ जाए, एक केस छोड़ दिया। नेक्स्ट श्रृंखला देखो, 26 से 23 -3, 19 -4, 16 -3, 12 -4, 9 -3, 5 -4। अब -3 करो तो 5 में से 3 गया, 2 भी, तो -3 -4 हो रहा है। 12 का स्क्वायर 144, 7 का क्यूब, ये है 12 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, यही गड़बड़ है, सिर्फ एक स्क्वायर है बाकी क्यूब है। 15 अगस्त 2011 को सोमवार था, 17 सितंबर 2011 को, देखो 15 दिन तो गए अगस्त के, अगस्त होता है 31 दिन का महीना, 15 दिन गए तो अगस्त के 16 दिन बचे, और तुम्हें जाना है 17 दिसंबर, तो तुम्हें जाना है 16 + 17, 33 दिन आगे, 33 दिन आगे। अगर तुम 33 दिन आगे जाना चाहते हो तो 33 दिन आगे जाने का मतलब क्या है, तुम्हें यहां से जाना है प्लस 33 दिन, 33 दिन, 33 दिन, लेकिन 33 दिन आगे मत जाओ, 33 को 7 से काटो, 7 चौक 28, तो बचा कितना 5, तो तुम 5 दिन आगे चले जाओ, 33 दिन या 5 दिन, क्योंकि 33 को 7 से काटोगे तो 7 से कटने के बाद 5 दिन बचा, तो तुम 5 दिन आगे जाओ, यानी 33 दिन बाद भी वही दिन आएगा जो 5 दिन बाद है। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो शनिवार आंसर आएगा। चलिए, एक पासे की 2 स्थिति नीचे दी गई, पहली स्थिति में संख्या 1 3 5 दिखाई देती है, 1 3 5, तो 1 3 5 का केस ये बनेगा ये, और दूसरी स्थिति में 2 3 6 दिखाई देता है, 2 3 6, तो 2 3 6 ये बनेगा, हो गया। तो 4 शीर्ष पे है, विपरीत बताना है, 4 का विपरीत, ये बताओ दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है 3, 4 दोनों में गायब है, अगर 4 दोनों में गायब है तो जो दोनों में दिखेगा वो आंसर होगा, 4 दोनों में गायब तो दोनों जगह दिखने वाला आंसर है। या ऐसे कर लो, 3 का आगे 1 फिर 5, और यहां 3 के आगे 2 फिर 6, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, बचा 4, तो 3 का विपरीत हुआ 4, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4। नेक्स्ट, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी प्लस का अर्थ हो गया पिता, ए बी का पिता है, प्लस का अर्थ हुआ पिता, माइनस का अर्थ है बहन, तो माइनस का अर्थ हुआ बहन, स्टार का मतलब है भाई, स्टार का मतलब हुआ भाई। चलो इसको का है सोल्व करो, P + Q, प्लस का अर्थ था पिता, तो P पिता है, Q का, स्टार का मतलब है भाई, Q भाई है R का, माइनस का मतलब है बहन, ये रहा माइनस का बहन, R बहन है, R बहन है S की, ये हुआ। उन्होंने कहा P के S से क्या संबंध है, P S का क्या लगेगा, पिता लगेगा, तो P क्या लगेगा, इसका पिता लगेगा, तो P S का पिता है, ये हुआ कंप्लीट। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं तुम्हें 3 क्वेश्चन जानबूझकर मैंने डिफिकल्ट डाले हैं, ठीक है, लेकिन ये भी बता दूं ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछे गए हैं क्लरिकल में, आर्मी क्लर्क में पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन
आर्मी वाले उठाए हैं, ये मत मानना कि ये मैंने एसएससी के उठाए, ये आर्मी वाले ही है। लेकिन ये सारे एक साथ नहीं पूछे, कभी कभी पूछा किसी शिफ्ट में एक दूसरा, तो मैंने उठाए सारे आर्मी के ही है। बस ये है कि कंपाइलेशन मैंने ऐसा किया है कि तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे मिल जाए। ईजी तो सब पढ़ा रहे हैं और ईजी तुम पढ़ भी रहे हो, लेकिन अगर तुम अच्छा सीखना चाहते हो तो अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। अगला सेट मैंने आपको बता दिया कब आएगा, और शुरू में जो दिया था उसका आंसर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।